पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। बात करेंगे P20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आखिर क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में। आतंकवाद से लड़ने में एक मत हो दुनिया, यह प्रधानमंत्री का एम्फेसिस रहा P20 में। बात करेंगे 2024 के चुनावों की। मिशन 2024 में आखिर गठबंधन पर परिवार हावी क्यों हो रहा है, इसकी पड़ताल करेंगे और इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। ऑपरेशन अजय की भी बात करेंगे जिसमें इजराइल से भारतीयों की वतन वापसी सुनिश्चित हो रही है। पश्चिम बंगाल की सियासत की बात करेंगे जहां छात्रों के अमर्यादित व्यवहार के खिलाफ वीसी और विश्वविद्यालय प्रशासन धरने पर बैठ गया है। तो उससे जुड़े हुए तमाम अहम सवाल और जवाब होंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर किया करारा प्रहार, कहा दुनिया में आतंकवाद की परिभाषा पर आम सहमति न बन पाना दुखद, मानवता के दुश्मन इसी रवैये का उठा रहे हैं फायदा। पीएम ने कहा चर्चा और बातचीत से दुनिया को बेहतर बनाने के प्रयास होंगे सफल। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में नवे G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी P20 का किया उद्घाटन। पीएम ने कहा यह सम्मेलन दुनिया भर की अलग अलग संसदीय प्रणालियों का है महाकुंभ। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा विशालता, विविधता और बहुलता भारत के लोकतंत्र की है पहचान। ऑपरेशन अजय के तहत विशेष विमान से 212 भारतीय लौटे स्वदेश। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारतीयों की अगवानी की, कहा मोदी सरकार किसी भी भारतीय को कभी पीछे नहीं छोड़ेगी। फिलहाल इजराइल में है 18,000 भारतीय। इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा के लोगों के लिए इजराइल ने दिया अल्टीमेटम। 10 लाख लोगों को 24 घंटे के भीतर उत्तरी गाजा खाली करने को कहा। इजराइल की घोषणा पर संयुक्त राष्ट्र ने विनाशकारी मानवीय संकट की दी चेतावनी। और पश्चिम बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी के वीसी सहित अधिकारियों कर्मचारियों का धरना। छात्रों के हमलावर असभ्य व्यवहार के विरोध में विश्वविद्यालय प्रशासन का धरना। पिछले हफ्ते रैगिंग के दौरान हुई थी एक छात्र की मौत। विपक्ष का आरोप टीएमसी के लोगों ने विश्वविद्यालय को बनाया है हुड़दंगियों का अड्डा। पुलिस ने थामी है खामोशी। और आतंकवाद से लड़ने में दुनिया एक मत हो, यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बार बार वो ये बात कह रहे हैं कि आतंकवाद अच्छा ये बुरे में परिभाषित नहीं किया जा सकता। गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में नवे G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी P20 का उद्घाटन किया। G20 की भारत की अध्यक्षता के विषय के अनुरूप नवे P20 शिखर सम्मेलन का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद है। सम्मेलन में G20 देशों के अलावा 10 अन्य देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग ले रहे हैं। पैन अफ्रीकी संसद के अध्यक्ष पहली बार भारत में P20 कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, SDG में तेजी और सतत ऊर्जा बदलाव विषयों पर सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इन सत्रों में संसद किस प्रकार P20 के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकती है विषय पर व्यापक विचार विमर्श हो रहा है।
सम्मेलन में पीएम ने सहमति को लोकतंत्र की मजबूत कड़ी बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि P20 का यह सम्मेलन जन भागीदारी सुनिश्चित करेगा और लोकतंत्र को सुदृढ़ करेगा। प्रधानमंत्री ने साफ लहजे में कहा कि भारत दशकों से बॉर्डर पार प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। ऐसे ही आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया था। प्रधानमंत्री ने निराशा जताई कि आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया आज भी बिखरी हुई है और एक मत नहीं है। अभी तक यूएन में आतंकवाद की परिभाषा तक नहीं बताई जा सकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में साफ लहजे में कहा कि भारत दशकों से बॉर्डर पार से प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है और ऐसे ही आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया था। पीएम ने कहा कि भारत ऐसी चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने निराशा जताई कि आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया आज भी बिखरी हुई है, एक मत नहीं है, एक साथ नहीं खड़ी दिखती। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना, ये बहुत दुखद है। आज भी यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग टेररिज्म कॉन्सेंसस का इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन उठा रहे हैं। दुनिया भर की पार्लियामेंट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को ये सोचना होगा कि टेररिज्म के विरुद्ध इस लड़ाई में हम कैसे मिलकर काम कर सके। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा मौजूद हैं। शैलेंद्र, विषय P20 का है, लोकतंत्र का उत्सव भारत मनाता रहा है। भारत के तौर पर जो लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया रही है संसद की, उससे जुड़े हुए तमाम विषय जो है वो इस P20 में ज़रूर हावी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो प्रधानमंत्री का संदेश रहा वो आतंकवाद के खिलाफ किस तरह से दुनिया एकजुट होनी चाहिए, ये भी रहा है। क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर जो मौजूदा चुनौतियां हैं दुनिया की और जो भावी चुनौतियां हैं, उनमें ये जरूरी है कि सभी देश मिलकर आगे बढ़ें। और हम जानते हैं कि आतंकवाद एक ऐसी चुनौती है जिसका मुकाबला तभी सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है जब सभी देश उस पर एक तरह से सहमत हों और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कठोर तौर पर लड़ी जाए। किसी देश में आतंकवादियों को पनाह न मिले, कोई भी देश आतंकवादियों के खिलाफ नरमी न बरते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को लेकर एक तरह से चिंता जाहिर की और दुखद बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की परिभाषा क्या है, इसको लेकर एक सहमति नहीं है। इसकी वजह से मानवता के जो दुश्मन हैं वो फायदा उठा रहे हैं। जब हम जानते हैं कि अगर आप देखें कि हाल ही में जो हमास ने आतंकी हमला किया और उसके बाद जिस तरह से दुनिया में एक बार फिर से एक आतंकवाद की बात की जो भयावहता है वो सामने आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को बहुत रेखांकित किया है कि भारत 20 साल पहले भारत में देश के संसदीय लोकतंत्र का जो मंदिर है, हमारे संसद, उस पर हमला किया गया था। और हम देखें तो हम दशकों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से पीड़ित रहे हैं, आतंकवाद का सामना करते रहे और उसकी चुनौतियों से निपटते हुए, लड़ते हुए आज हम यहाँ पर खड़े हैं। तो दरअसल वैश्विक स्तर पर जब कोई चुनौती है तो उसमें भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी अधिक से अधिक लोगों की, अगर कोई किसी विषय का हल निकालना है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सभी को साथ लेकर चलना होगा, सभी को साथ के साथ भागीदारी सुनिश्चित करते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान। शैलेंद्र, जो हमारी आंतरिक राजनीति है, कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ भी ये संदेश साफ है, क्योंकि आपने देखा कि ये जो इजराइल और हमास का जो ताज़ा कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें बहुत सारे लोग फिलिस्तीन के बहाने हमास के साथ खड़े हुए दिखते हैं और कहीं ना कहीं एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की जो बात कहते सामने नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करते हुए नज़र आ रहे हैं कि फिलिस्तीन के संघर्ष को, हमास के संघर्ष को देखना चाहिए, उसके आतंकवाद को शायद, पर उस पर वो आंख मूंदे रहना चाहते हैं। संदेश ये उन लोगों के लिए भी है। देखिए, आज का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है उसमें प्रमुख तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक तरह से अपील की गई है, कहा गया है कि वो आतंकवाद की परिभाषा पर एक सहमति बनाए जिससे मानवता के दुश्मन
उसका फायदा ना उठा पाए। ये सही बात है कि घरेलू स्तर पर भी तमाम इस तरह के बयान आते हैं। जितनी निंदा आतंक के घटनाओं की जानी चाहिए, कई बार उतनी निंदा कुछ राजनीतिक दल या फिर कुछ संगठन नहीं करते हैं, वो एक अलग बात है। निश्चित तौर पर उस पर भी एक तरह से हम देखें तो सभी संगठन हो, राजनीतिक दल हो, किसी भी संस्था, उन सभी को आतंकवाद के खिलाफ एक कठोर रवैया जो भारत ने अपनाया है, लगातार हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2014 के बाद हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सभी को उसके समर्थन में साथ खड़ा होना चाहिए, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक सहमति बनाने की कोशिश रहती है कि आतंकवाद की परिभाषा स्पष्ट हो, कोई आतंकवाद नरम या कोई कम घातक नहीं होता। आतंकवाद आतंकवाद होता और उसकी भयावहता का अंदाजा तो पूरी दुनिया को पिछले 2 दशकों में लगा है, चाहे वो 26/11 हो, 9/11 हो। तो हम देखते हैं कि कितना भयावह आतंकवाद हो सकता है। दुनिया उसे अब देख चुकी है, समझ चुकी है। फिर भी अगर आतंकवाद की परिभाषा को लेकर एक आम सहमति नहीं बनती तो ये बेहद दुखद है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा। तो निश्चित तौर पर यह संकेत भी है और एक तरह से आह्वान भी है दुनिया भर के देशों को कि जब आप वैश्विक चुनौतियों की बात करते हैं तो उस पर एक सहमति बनाए, जलवायु परिवर्तन हो, हरित विकास हो और आतंकवाद जैसी चुनौतियां होगा दुनिया को। निश्चित तौर पर यह संदेश साफ है। P20 सम्मेलन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र मिश्रा। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि मिशन 2024 में गठबंधन पर परिवार हावी आखिर क्यों हो रहा है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 अक्टूबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात करेंगे मिशन 2024 गठबंधन पर परिवार हावी। शुरुआत उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबर से करते हैं कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव की एक टिप्पणी के बाद अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल बदलकर सर्वेंट ब्रजेश पाठक कर लिया है। उन्होंने अपना एक्स पर जो प्रोफाइल है उसको बदल लिया है। सोशल मीडिया प्रोफाइल सर्वेंट ब्रजेश पाठक लिखते हैं। सपा नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को सर्वेंट कहा था। ब्रजेश पाठक ने सर्वेंट बुलाने के लिए अखिलेश का आभार प्रकट किया है। पाठक ने कहा कि मैं जनता की सेवा करता हूं और सर्वेंट ही हूं, लेकिन अखिलेश राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं, मुख्यमंत्री के बेटे हैं और खुद मुख्यमंत्री रहे हैं। दरअसल अब पार्टी से बाहर और भीतर दोनों ही जगहों पर लोग दबी जुबान से कह रहे हैं कि सपा में परिवार प्रथम की सोच ने अखिलेश को दंभी बना दिया है। वो अहंकार में डूबे हुए हैं। मुलायम सिंह यादव से जबरन पार्टी को अपने हाथ में लेकर अखिलेश ने माई समीकरण के बल पर सियासत में सामंतवाद को ही प्रश्रय दिया है। माई समीकरण मुस्लिम यादव। इंडिया गठबंधन के सवाल पर अखिलेश ने साफ किया है कि हम देने वाले हैं, जो लेने वाले हैं उन्हें सीट शेयरिंग की चिंता करनी चाहिए। अखिलेश यूपी में 80 सीटों पर जीतने का दावा करते हैं, लेकिन यहां भी परिवार प्रथम हावी है। वो कहते हैं कि सभी 80 सीटों पर हम जीतेंगे, लेकिन यहां भी परिवार हावी है। किस तरह से कि सपा का दावा है कि नवरात्रि में पार्टी VIP लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है। मीडिया की खबरों की मानो तो अखिलेश अपने परिवार से 6 उम्मीदवार लोकसभा में उतार सकते हैं, जो सपा के लिए VIP सीटें होंगी।
तो परिवार से 6 उम्मीदवार उतारने की उम्मीद है। पिछले लोकसभा में सपा ने अपने घर से 5 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। एक दौर ऐसा भी था कि सत्ता में मुलायम परिवार के 64 लोगों की भागीदारी थी। जातिगत जनगणना के झोल में जितनी आबादी उतना हक के नारे को वंशवादी पार्टियों की सियासत से समझा जा सकता है, क्योंकि वंशवादी पार्टियां ये चाहती हैं कि जो उनके परिवार के लोग हैं वो सत्ता में आगे बढ़ते रहें। लालू प्रसाद यादव परिवार के कई सदस्य सत्ता और व्यवस्था में शामिल हैं, लेकिन अति पिछड़े को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लेते हैं। और तेलंगाना की रैली में पीएम मोदी ने कहा था कि केसीआर की सारी युक्ति, सारा एजेंडा सिर्फ अपने बेटे केटीआर को मुख्यमंत्री बनाने तक सीमित रह गया है। पीएम मोदी ने लाल किले से कहा था कि वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण इस देश को खोखला कर रहा है। हालांकि यही वंशवादी पार्टियां जातीय जनगणना के जोर पर केंद्र में सत्ता में आना चाहती हैं। तो इस सियासत को समझा जा सकता है कि किस तरह से जब हम कास्ट बेस्ड सेंसस की बात करते हैं और ओबीसी को आरक्षण देने की बात करते हैं, उसी बीच में कहीं ना कहीं यह परिवारवाद भी हावी हो जाता है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए वो भी सुनाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम कहा है, ये सही है। मैं जनता के सेवक के रूप में, नौकर के रूप में प्रदेश की जनता के लिए काम करता हूं। जबकि अखिलेश यादव जी राजघराने से आते हैं, राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं। उनके पिताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार रहे हैं, वो स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और मैं अखिलेश यादव जी को इस बात के लिए धन्यवाद अदा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम माना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कह रहे हैं कि धन्यवाद देते हैं अखिलेश यादव का कि उन्होंने उनको नौकर बताया, सर्वेंट बताया और वो जनता के सेवक हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा, आइए ये भी सुन लेते हैं। आज संविधान पे हमला है और संविधान जिस समय खत्म हो जाएगा, हमारी आपकी आजादी छिन जाएगी, हमारा कानून छिन जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी आज उसी रास्ते पे समाज और देश को ले जा रही है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। फखरुल हसन चांद जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, और विनोद मिश्रा जो कि कंसल्टिंग एडिटर है हमारे, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपके साथ शुरू करना चाहें और ये समझना चाहें कि ये किस तरह का समाजवाद है, और अगर जो बयान अखिलेश यादव ने दिया है दरअसल किस तरह से इसको देखा जाना चाहिए। और एक बयान अभी आपने जो हमारी बाइट के तौर पर सुना, ये सभी लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है और इसलिए हम उसको बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। ये बात कभी समझ में नहीं आई, जरा इसको भी आप समझाने की कोशिश करें। डेफिनेटली आप कह सकते हैं निखिल, मैं अभी की रिपोर्ट पे आता हूँ कि जब वो सत्ता में नहीं होते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए संविधान खतरे में आ जाता है। तो यही बात तो राहुल गांधी भी हर भारत जोड़ो यात्रा अभियान में कहते हैं, यही बात अखिलेश जी भी कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास सत्ता नहीं है। सत्ता में होते हैं तो संविधान होता है, सत्ता में नहीं होते हैं तो संविधान खतरे में है। अब यही बात, जबकि आपकी जो आज की रिपोर्ट है मैं उस पर आता हूँ कि ये देखिए, ये परिवारवाद और वंशवाद की बात जब आप कहते रहे हैं तो ये सिर्फ एक आरोप नहीं है। ये आरोप के साथ साथ आप उनका एक दम भी देखिए। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नीच शब्द का व्यवहार करते हैं तो जाहिर सी बात है सपा के अध्यक्ष जो है उनका भी एक दम है, जो एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक के लिए सर्वेंट का शब्द का उपयोग करते हैं। वो किस दम में और किस फ्यूडल मानसिकता के हैं मुझे नहीं पता, मैं उस पर ज़्यादा मेरी जानकारी नहीं है कि उनका फ्यूडल बैकग्राउंड क्या है और किस तरह से वो अपने अलावा बाकी लोगों को सर्वेंट के रूप में देखते हैं। लेकिन ये बात तो है कि एक बड़े राज्य के 12-14 करोड़ 22 करोड़ 23 करोड़ के आबादी वाले यूपी के एक चुने हुए प्रतिनिधि और उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जब आप सर्वेंट कहते हैं तो माना जाएगा कि आपका जो दम है आपकी सियासत में शायद वो बहुत भारी है। यही चीज़ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात आप कह रहे थे कि जब वो लाल किले से कह रहे थे कि ये परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार, जो परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण जो है इस देश को खोखला कर रहा है, तो आप डेफिनेटली इन सब चीज़ों के हालात में आप समझ सकते हैं कि ये कितनी भयानक रूप लेती जा रही है। कि आप इंडिया गठबंधन का एक सोलो एजेंडा बनाए हुए हैं, एक जाति जनगणना, और जाति गणना के आधार पे आप कह रहे हैं कि जितकी आबादी, राहुल गांधी का आजकल जो 5 स्टेट के इलेक्शन में यही नारा ही है, और वो घूम घूम के बताते हैं जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। तो सवाल ये उठता है उसकी आबादी और उतने हक में, जब अखिलेश यादव को कल पूछा गया कि आप लोकसभा के चुनाव का जो कैंडिडेट का अनाउंस करने जा रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन का आपके साथ सीट शेयरिंग का हो गया है, मसला पूरा हो गया, तो उनका जवाब था
कि इंडिया गठबंधन में हमारे कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं 80 की 80 सीट जीतता है। और वो 80 के 80 सीट के लिए पहली प्राथमिकता क्या है, तो ये भी आप देख लीजिए कि 80 से 80 के 80 सीट जीतने के लिए पहली प्राथमिकता है परिवार। और उस परिवार के 6 लीडर जो है नेता, उनके अपने कोई चाचा है, भतीजा है, दूसरे रिश्तेदार हैं, वो एक ही परिवार से है जो 6 लोग को सपा टिकट देने जा रही है। वो उनका एक वीआईपी कैंडिडेट है। और जो इसको कहा गया, सपा ने एक वीआईपी का लोकसभा का चुनाव का अपना ये बनाया हुआ है, तो उसके लिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि हम नवरात्रा के समय में कभी भी जारी कर सकते हैं। यानी सपा कैंडिडेट देने में अपनी बढ़त लेगी अपने परिवार को आगे करके। यही बात आप कमोबेश आप बिहार में देख सकते हैं, यही बात आप तेलंगाना में देख सकते हैं, बाकी जगह पे देख सकते हैं। तो सवाल ये है कि जिसकी आबादी उतनी भागीदारी में जब आप परिवार ही बैठे हुए हैं, तो क्यों लोगों के साथ आप मजाक कर रहे हैं? ठीक है, राकेश त्रिपाठी जी, ये जो दूसरी पार्टियां हैं वो यह आरोप बीजेपी के ऊपर भी लगाती रही हैं कि आपके यहाँ भी जो नेता हैं उनके पुत्रियों को चुनाव लड़ाया गया है। बावजूद इसके अगर हम इसको इस तरह से भी समझना चाहें कि ये जो पूरी ओबीसी की पॉलिटिक्स के पीछे अभी जो एक कहीं ना कहीं जो गठबंधन है वो या जो दूसरी पार्टियां हैं वो जिस तरह से लगी हुई हैं, कितना मुश्किल में बीजेपी को लग रहा है कि उनका वोट इंटैक्ट है या कहीं कुछ तैयारी करने की जरूरत है आपको? लेकिन निखिल, जैसे से 2024 का आगे बढ़ता जाएगा, तमाम लोग तरह से विभाजन की रेखाएं और गहरी खींचने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। ये विभाजन कभी मजहब के आधार पर किया जाए या ये विभाजन हिंदुओं के भीतर जाति की खाई के रूप में एक गहरी चौड़ाई, इसमें गहराई बनाई जाए, इसके लिए एक लगातार प्रयास किया जाएगा। देखिए, ये जब जाति के उत्थान की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जाति का उत्थान अगर करते तो अच्छा होता, लेकिन जाति का उत्थान करने की बजाय अपने परिवार का उत्थान करने का केवल काम करते हैं। अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी का जो सबसे बड़ा पारिवारिक कुनबा रहा है, 18 वर्ष की आयु जिसने प्राप्त कर ली, उसको किसी को जिला पंचायत सदस्य बना दिया, किसी को ब्लॉक प्रमुख बना दिया, किसी को जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया, किसी को विधायक, किसी को सांसद, किसी को एमएलसी, किसी को राज्यसभा। इस प्रकार से सबसे बड़ा पारिवारिक कुनबा देश की राजनीति में अगर कहीं कोई है तो वो समाजवादी पार्टी का है। और इसी नाते समाजवादी पार्टी के उस पारिवारिक कुनबे का अहंकार अखिलेश यादव जी के सर माथे चढ़ करके बोल रहा है। जब वो उत्तर प्रदेश के निर्वाचित उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को सर्वेंट पुकारते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर आप परिश्रम करके, नारे लगा करके, झंडा लगा करके, लाठी खा करके, जन सामान्य के विषयों से जुड़ करके अगर सत्ता तक आए होते, केंद्र तक पहुंचे होते, पद पाए होते, तो शायद आप इस प्रकार की अभिमान की भाषा ना होती। अखिलेश यादव जी की अभिमान की भाषा ये परिचायक है कि उनको तस्तरी में परोस करके मिला है। और आपने जो सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी भी नेता पुत्रों को टिकट देने का काम करती है या नेताओं के परिजनों को टिकट देती है, मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा, देखिए, किसी नेता के परिजन ने कोई अपराध नहीं किया है कि उसको राजनीति में आने का अधिकार नहीं है, लेकिन केवल परिजन का होने के नाते ही यह अधिकार मिल जाए कि उसको एमएलए का, एमपी का टिकट मिल जाए, उसको पार्टी में पोर्टफोलियो मिल जाए, तो निश्चित तौर पर चिंता की लकीरें उत्पन्न होती है। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी का नेतृत्व पार्टी के कार्यकर्ता से धीरे धीरे विकसित होकर के जाता है। कोई भी नारा लगाने वाला, कोई पोस्टर चिपकाने वाला, कोई सामान्य कार्यकर्ता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी में इस बात की कल्पना की जा सकती है? क्या राष्ट्रीय जनता दल में इस बात की कल्पना की जा सकती है? क्या आज शिवसेना जो आज बाला साहब ठाकरे के बाद चल रही है, क्या इसमें इस बात की कल्पना की जा सकती है? कांग्रेस पार्टी में भी गांधी नेहरू परिवार ने जिस तरह से पूरी पार्टी एक बार वंश के पास ट्रांसफर होने का काम हो रहा है, ये परिवारवाद है। यानी सारे निर्णय उसको बोलिए परिवार बैठकर के जुड़े, ये परिवारवाद होता है। जी, हमारे साथ में फखरुल हसन चांद जो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी जुड़ गए हैं। स्वागत है फखरुल हसन चांद जी। आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये जिस तरह से जो स्टेटमेंट अखिलेश यादव का आया, उसको तो इसी तौर पर लिया जा रहा है कि आप एक राज्य के चुने हुए व्यक्ति को, उप मुख्यमंत्री को सर्वेंट बता रहे हैं। क्यों ना इसको राजनीतिक दंभ की श्रेणी में रखा जाए। और इस पर जो जवाब आया है उसमें ये बार बार कह रहे हैं कि जी संविधान बचाने के लिए हम कर रहे हैं। संविधान कहाँ खतरे में पड़ रहा है जो उसको बचाने के लिए आप किसी दूसरे नेता को सर्वेंट बताएं? नहीं, संविधान कहाँ खतरे में है, आपकी आजादी कहाँ खतरे में, हमसे बेहतर आप जानते होंगे। उत्तर प्रदेश पत्र जारी किया था कि मीडिया के लोग अगर कोई खबर करेंगे तो बताना पड़ेगा कि उसके सूत्र क्या हैं, कहाँ से आपको ये खबर मिली। तो ये संविधान खतरे में, ये अधिकार आपके खतरे में, हमारे अधिकार खतरे में। देखिए, जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम के बयान का, तो जिस तरीके का बयान की आदरणीय अखिलेश यादव जी उछल कूद मचा रहे हैं,
ये बयान क्या ब्रजेश पाठक जी को देना चाहिए था? क्या ये भाषा उनकी सही है? एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक उत्तर प्रदेश में नेता विरोधी दल, अच्छा, वो गेट फलांग जो क्रॉस करके गए उसके ऊपर ये बयान आया होगा शायद मैं समझता हूं। आप मीडिया वालों ने ही पूछा था, मीडिया वालों ने ही पूछा था कि डिप्टी सीएम का बयान आया है कि आप उछल कूद कर रहे थे, आप गेट फांद के गए हैं। तो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने किया, उसी भाषा में उनका जवाब दिया गया। और एक बात भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट तरीके से जान ले, जो जिस भाषा में सवाल करेगा उसी भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा, फिर वो कोई भी हो। अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि उनको अपनी भाषा का स्तर कुछ भी गिरा लेंगे, कुछ भी बोल देंगे, तो अगर आपकी भाषा गिर रही है, आप सोच रहे हो कि भाषा आप कुछ भी बोल दोगे निकल जाओगे, तो ऐसे थोड़ी होता राजनीति में। अच्छा, ये दीवार फांदना फखरुल हसन जी क्या जरूरी था? आपको लगता है कि दीवार फांद के क्या मैसेज देना चाह रहे थे? इसीलिए सवाल शायद उससे जुड़े हुए आएंगे। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो सवाल आया कि ये उछलने कूदने वाली बात, ये बड़ा देखने में बड़ा अजीब लगा कि एक चुने हुए उप मुख्यमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री रहे हैं पहले, और इतने बड़े राज्य के नेता हैं, और अखिलेश यादव जो है दीवार गेट फांद करके वो उस पार जा रहे हैं। आपको ये नहीं और खासतौर पर जी नहीं सुन तो लीजिए, आपको ये आश्चर्य नहीं हुआ कि अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक नेता विरोधी दल को आखिर गेट फांदना क्यों पड़ा? जेपी की मूर्ति पे अगर माल्यार्पण करना है तो आप उसके लिए रोकेंगे, आप उसके लिए पुलिस लगाएंगे, गेट में ताला डाल देंगे। सवाल आपका ये होना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी से कि आखिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी है? ठीक है, आप गेट बंद कर देना चाहते हो, आप माल्यार्पण नहीं करना चाहते हो, ठीक है। दरअसल मैं इसको दूसरे तौर पे ले रहा था फखरुल जी। मुझे लग रहा था कि पब्लिक कॉज के लिए अगर कभी गेट फांदा जाता तो शायद पब्लिक उसको उसी तरह से लेती, लेकिन बहरहाल वो आप लोगों की अपनी राजनीति है। राकेश त्रिपाठी जी आपकी बात का जवाब देंगे। राकेश त्रिपाठी जी आपकी बात का जवाब देंगे, उनके लिए काम होते रहेंगे। राकेश त्रिपाठी जी जवाब देंगे, ठीक है। राकेश त्रिपाठी, जेपीएनआईसी जिस बिल्डिंग का वो गेट फांद रहे थे, वो जेपीएनआईसी भ्रष्टाचार का प्रतीक है। उस जेपीएनआईसी को लेकर के लखनऊ विकास प्राधिकरण एक जांच कर रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उसको सील कर रखा है, उसकी पूरी एक जांच चल रही है। और जहां कहीं भी जांच चल रही हो वहां उसको प्रभावित करते हुए एक मुख्यमंत्री रहे हुआ व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठे रहे, जिन्हें कानून मालूम है, जो अभी इस समय वर्तमान में विधायक हैं, ऐसे व्यक्ति जब कानून को तोड़ने का काम करता है, कानून लांघने का काम करता है, और किस कारण से, अगर किसी की जान आफत में होती तो ये अगर गेट लांघ गए होते तो निश्चित तौर पर इसको ठीक माना जाता कि देश के लिए आवश्यक था, समाज के लिए आवश्यक था। जयप्रकाश नारायण जी के प्रति इनकी आदर और श्रद्धा होती तो ये उस कांग्रेस की गोद में जाकर न बैठे होते जिस कांग्रेस के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। यानी जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, केवल एक पॉलिटिकल इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं, और पॉलिटिकल इवेंट क्रिएट करने के लिए कानून तोड़ना चाहते हैं, कानून की दीवारें फाड़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी आलोचना भी होगी, आपकी निंदा भी होगी, और आलोचना और निंदा को स्वीकार करना चाहिए बड़े मन के साथ। अगर जयप्रकाश नारायण जी के विचारों पर चलते तो शायद इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देते जिस प्रकार की प्रतिक्रिया दे करके, और उसको फखरुल हसन चांद जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कहा है वो ठीक किया है और ऐसा ही आगे भी कहेंगे। मुझे लगता है ये शर्मनाक है, गलतियां स्वीकार करनी चाहिए। अगर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के मुंह से वर्तमान उप मुख्यमंत्री के प्रति कोई अपमानजनक टिप्पणी निकल गई, शोभनीय टिप्पणी निकल गई, तो इसे स्वीकार करके इन्हें क्षमा याचना कर लेनी चाहिए थी। लेकिन फखरुल हसन चांद इस बात को मानते हैं कि जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है, तो ठीक है, ये आपकी मानसिकता है। ये मानसिकता देश और प्रदेश की जनता देख रही है। देश और प्रदेश की जनता इस बात का आपको निश्चित तौर पर सबक दिखाने का काम करेगी। वैसे भी आप सर्वेंट कह करके अपमान करने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया कि हाँ, हम जनता के सेवक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, तो आप सर्वेंट कह करके जो अपमान करने की चेष्टा कर रहे थे, हम उसको अपमान नहीं बल्कि सम्मान के रूप में देखते हैं कि जनता के सेवक आप भी हैं, जनता के सेवक हम भी हैं। यह है कि जनता ने आपको सेवा करने का अवसर नहीं दिया है, जनता ने हमको सेवा करने का अवसर दिया। ठीक है, ठीक है फखरुल हसन चांद जी, आप जो विपक्ष का गठबंधन है, जी आप अपनी बात का जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल जो है फखरुल जी उम्मीद करूंगा कि जैसे आपने बिल्कुल फखरुल जी बिल्कुल अनइंटरप्टेड दूंगा, सुन तो लीजिए मेरी बात। अरे फखरुल जी मेरी बात तो सुन लीजिए, मैंने आपको कभी रोका ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, उसके साथ साथ आप अपना भी जवाब दे दीजिएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन में अगर आपकी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, उसके बावजूद जो है अभी ये देखने में आ रहा है कि आप अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई नवरात्रि में वो जो वीआईपी सीटें हैं उनके लिए
प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी, 80 सीटें जीतेंगे, तो किस तरह से गठबंधन में साथ भी रहेंगे और घोषणा भी करेंगे? इस बात का भी जवाब दे दीजिएगा। आप अपनी बात जो कहना चाह रहे हैं वो कहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हम उपदेश देने की आवश्यकता नहीं। हमारे मित्र राकेश त्रिपाठी, आप ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी की आखिर क्या मजबूरी थी कि आप माल्यार्पण नहीं करने देंगे? ये लोकतंत्र है कि आप रोकेंगे? एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक नेता विरोधी दल, अगर वो जेपी, आप जिन आंदोलन की बात कर रहे हैं, जिस इतिहास की बात कर रहे हैं, अगर आपने उस इतिहास को पढ़ लिया होता तो मैं समझता हूँ ये शर्मनाक घटना जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई कि आप गेट बंद कर देंगे। वही तो कह रहे थे शायद फखरुल जी, यही तो राकेश जी कह रहे थे कि जो है उस पर जांच चल रही है। मैं आप अगर आप बीच में अभी तो आप बीच में नहीं बोलो। अच्छा चलिए, अब आप इसको इस तरह से ले रहे हैं तो आप बोल ही लीजिए। मैं तो पॉइंट बता रहा था, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो ठीक है, आप चलिए बोलिए, अनइंटरप्टेड बोलिए। देखिए ब्रजेश पाठक जी का जो बयान था उस पर राकेश त्रिपाठी जी को शर्म नहीं आती है? उनको उसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए क्या? आप बताओ कि एक डिप्टी सीएम है, आपकी भाषा क्या है? अगर आप नहीं जाने देंगे, आप जेपी की पे माल्यार्पण नहीं करने देंगे महामूर्ति पे, तो हमारे पास क्या रास्ता बचा है लोकतंत्र में? और जेपी जी का ही वो रास्ता है जो आंदोलन है, जन आंदोलन, कि अगर आप जेपी की मूर्ति पे माल्यार्पण नहीं करने देंगे तो हमारे पास यही रास्ता था, और ये बिल्कुल सही रास्ता था। और जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर जो जिस भाषा में जवाब देगा, भाई वो आप उत्तर प्रदेश की सरकार को, एक चुने पूर्व मुख्यमंत्री को रोकने की आखिर आवश्यकता क्या थी? अगर आप ना रोकते, हम लोग जाते, समाजवादी माल्यार्पण करते, वापस चले आते। इसमें किसी को क्या रही जांच की बात, तो उत्तर प्रदेश में बहुत सी जांचें चल रही हैं, और सरकार बदलती है तो सरकार जब बदलेगी तो जांचें बहुत सी होंगी। आज भी हो रही है, आने वाले समय में भी जांच होगी। आपने एक बात और कही थी, परिवारवाद की, कि टिकट घोषित होंगे परिवार के। अनुराग ठाकुर को टिकट नहीं देंगे क्या इस बार आप? पीयूष गोयल को टिकट नहीं देंगे क्या? पंकज सिंह को टिकट नहीं देंगे क्या? और मैं अगर नाम गिनवाना शुरू करूं, ये सब अलग अलग परिवार से आते हैं, ये सारे लोग अलग अलग परिवार से आते हैं। वैसे इस बात का जवाब राकेश त्रिपाठी जी देंगे, लेकिन ये सब अलग अलग परिवार से आते होंगे परिवार जी, अलग अलग परिवार से आते हैं, लेकिन परिवारवाद को इस बात पर पहले ही बात कही जा चुकी है कि यदि कोई व्यक्ति है तो उसका बेटा बेटी बैन नहीं हो जाते हैं, लेकिन अगर एक ही परिवार के 6 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक समय था जब जी ये ठीक है निखिल, चलिए मैं विनोद मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। फखरुल जी, विनोद मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। हाँ निखिल जी, ये फखरुद्दीन साहब ये हमारे डिस्कशन को भटका रहे हैं, क्योंकि वो भटकाने की जो कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको एक बात का विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हमारे हम जिस कंटेंट को लेके, जिस सब्जेक्ट को लेके इस डिस्कशन में हम लोगों ने आपको शामिल किया है, प्रज्ञा आप इस पे रहे। आपको जहां महिमा मंडन किसी नेता का करना हो, आपको या राकेश जी को वो करें, वो आप दोनों प्रवक्ता इसके लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जब बात आई थी और आपने उसको सर्वेंट कहा था, तो आप ये बात बताते हुए कि जिसको जैसी जो भाषा है उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश जी ने, किसी ने पूछ दिया अखिलेश जी को, उनको लेके कोई रिएक्शन मांगना चाहा, तो उन्होंने उसका जात पूछा कि तुम किस जात से हो। ये है उनका संविधान खतरे में पड़ जाता है ना, जब उनको ये लगता है कि जब वो सवाल उनको लगता है कि ये हमारे फेवर क्या नहीं है, तो आप उसको जात पूछते हैं, आप उसका धर्म पूछते हैं। आप एक मिनट आप कहने दीजिए, मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने एंकर को बता रहा हूँ जो सवाल का जवाब है। आप बाद में बोलेंगे। फखरुल जी सुन लीजिए पहले, आप अपनी बात बाद में रखेंगे। हमारा जो डिस्कशन का लाइन है, हमारा डिस्कशन का लाइन सुन लीजिए। फखरुल जी सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। आपकी टॉपिक समाजवादी पार्टी की प्रेस है क्या? आप अपने टॉपिक को कहाँ भटक रहे हैं? आप सुन तो लीजिए। तो ये बात मैं आपको कह रहा था, कम से कम शालीनता और मर्यादा का ज्ञान तो आप ना दें। यही मैं तो कह रहा था कि कम से कम शालीनता और मर्यादा का ज्ञान तो आप ना दें। आपने जिस मर्यादा और शालीनता का यूपी में दिया है और यूपी में दिखा रहे हैं, तो ये बात सामने में लोगों का जाहिर है। जहां तक बात है निखिल, आज हमारा जो निखिल ले जरा इनको चलिए एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। फखरुल जी पहले सुन लेते हैं, उसके बाद आपको हम मौका देंगे जी। सवाल ये है कि आप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि अभी अगर अखिलेश यादव मानते हैं कि हम इंडिया गठबंधन का भी समाजवादी पार्टी है, कि वो लगातार वो 3 जो अभी तक इंडिया गठबंधन के की जो अभी तक कॉन्फ्रेंस हुई है, बैठकें हुई है, उसमें शामिल रहे हैं। इंडिया गठबंधन के हमारा जो आज का आपका जो सवाल है कि इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेके, कन्वीनर को लेके अभी तक 3 बैठकों में ये मुद्दा नहीं आया है सामने में। और अखिलेश जी ने ये फ्रेंडली फाइट का नाम देते हुए
अभी आपने देखा कि एक लिस्ट उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए भी जारी किया है, राजस्थान में भी कह रहे हैं कि हम अपने को उतारें क्योंकि वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी के फलक पे आना चाहते हैं। अभी वो छत्तीसगढ़ में भी वो कह रहे हैं 2 कैंडिडेट का नाम दिया है। और अभी जब यूपी में बात आई थी तो अखिलेश जी का थोड़े दिन पहले एक आया था बयान, उसमें उन्होंने कहा था कि हम देने वाले हैं। तो वो ये बात कांग्रेस के लिए कह रहे थे कि वो कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे वो अखिलेश तय करेंगे। ये एक जब आप एक अलायंस बनाते हैं, अलायंस की पार्टी बनती है और जब आप उसमें देने वाले होते हैं तो आप कह सकते हैं कि उस समय में उस अलायंस का चरित्र क्या होगा, उसकी केमिस्ट्री क्या है, आप इस बात से समझ सकते हैं। ठीक है। रही बात कि ये सीधे सीधे जो ये दम्भ है और जो ये अहंकार है, ये अहंकार और इसको ये आक्रामक मानते हैं कि हम इस आक्रामक तेवर से हम बीजेपी को 80 के 80 सीटों पे हराएंगे। तो ये आक्रामक तेवर बनने के लिए जेपी के उसमें माल्यार्पण करने के लिए दीवार फाड़ने की जरूरत नहीं है। आप किसी पब्लिक कॉज को लेके अगर ये दीवार फांदते हो, अगर पब्लिक कॉज के लिए आप सड़क पे उतरे हो, बताइए 1 साल में यूपी में ऐसा था, कोविड का समय आया, ऐसे कई इस तरह की चीज़ें आई है सामने में, कौन से ऐसे कॉज के लिए अखिलेश यादव सड़क पे निकले हैं, दीवार फांदे हैं? तो ये सब चीजें लोगों को पता है, लोगों को ये चीज जानता है। हम परिवारवाद पे बात कर रहे हैं, विनोद जी के आक्रामक होंगे। ठीक है विनोद जी, ये बात लोग समझ रहे हैं। नहीं, कौन सी पार्ट? चलिए ये आपका टॉपिक था। चलिए ठीक है, अब पार्टी पे हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। फखरुल जी, जो हमारा मूल प्रश्न था जो मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब आपने नहीं दिया कि ये मैं दे देता हूं। जी मैं दे देता हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल है और जानकारी इनकी कम है, हमारे मिश्रा जी की। इनको मैं बता दूं कि इंडिया गठबंधन की जब बैठक हुई तो उसमें यह तय हुआ था कि जिस राज्य में जो दल बड़ा है, जो ताकतवर दल है, जिसका संगठन बड़ा है, उसके साथ मिलकर इंडिया गठबंधन के दूसरे साथी वो चुनाव लड़ने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में हम स्वीकार करते हैं कांग्रेस बड़ा दल है, हम उनसे सीटें मांगेंगे कि हमको वहां पे सीटें दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ा दल है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश पे कांग्रेस को सीट देगी। मिश्रा जी शायद इस बात को समझ नहीं पाए। दूसरी बात कि आदरणीय अखिलेश यादव जी से एक सवाल पूछा गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो समाजवादी पार्टी की वीआईपी सीट पे प्रत्याशी घोषित कर देगी। तब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस सवाल के जवाब को देते हुए मीडिया से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की वीआईपी सीटों पे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी नवरात्र में घोषित कर देगी। ये है आपके सवाल का जवाब। और भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे कराया है, आंतरिक सर्वे, जिसमें वाराणसी, लखनऊ, अमेठी, महाराजगंज, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और जालौन, ये 7 सीटें हैं जिनका काम भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में अच्छा है। और उसके बाद जितनी सीटें हैं या तो खराब प्रदर्शन वाली है या औसत प्रदर्शन वाली है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का खुद का सर्वे, तो ये सर्वे बीजेपी की है और उसकी जानकारी आपको है। नहीं, न्यूज़ 24 पर देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए अब एक दूसरे का सर्वे, आप फिर राकेश त्रिपाठी जी भी कोई आपका सर्वे बताएंगे, तो इसलिए अरे मिश्रा जी आपको लिंक भेज देंगे, नंबर भेज दीजिएगा। चलिए नहीं, लिंक भेजने की जरूरत नहीं है। फखरुल जी ठीक है, और देख लीजिए जानकारी दुरुस्त हो जाएगी आपकी। ठीक है। अब चलिए, न्यूज रिपोर्ट्स बहुत सारी हैं फखरुल जी, उस पे एक दूसरे कहेंगे तो फिर अभी राकेश त्रिपाठी भी 2-4 न्यूज रिपोर्ट्स लेके समाजवादी पार्टी का लेकर आएंगे। राकेश त्रिपाठी जी, आपको यहाँ पर बीच में हम लेकर आना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये जो परिवारवाद का मुद्दा है, दरअसल ये जब बात ये कही जाती है कि ओबीसी के लिए आरक्षण होना चाहिए और जब कास्ट बेस्ड सेंसस की बात आती है, उससे आगे बढ़कर कहीं ना कहीं ये दरअसल परिवारवाद को बचाने की कवायद है, आपको लगता है? 2014 के चुनाव के बाद से देश की राजनीति में एक नए तरह का परिवर्तन है, जहां जातियों को छोड़ करके लोगों ने एक लाभार्थी नया वर्ग उत्पन्न हुआ है। गरीब कल्याण योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने जैसे सामान्य व्यक्ति के घर घर तक पहुंचाई है। 4 करोड़ लोगों को अगर उन्होंने पक्की छत दी है, 80 करोड़ लोगों के घर तक राशन पहुंचाया है, 5 लाख रुपए तक का अगर आयुष्मान कार्ड का लाभ पहुंचाया है, 11 करोड़ लोगों तक हमने अगर शौचालय पहुंचाए हैं, 13 करोड़ लोगों के घर तक अगर नल से जल पहुंचाया है, तो एक नया लाभार्थी वर्ग क्रिएट हुआ है। ये वर्ग ना अनुसूचित जाति का है, ये वर्ग ना पिछड़े वर्ग का है, ना सामान्य वर्ग का है, ना अल्पसंख्यक वर्ग का है। ये सभी लोगों को मिला करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, उसको जमीन पर उतार करके दिखाया है।
और इसीलिए बौखलाहट आ गई है। वो सारे राजनीतिक दल जो भूरा बाल साफ करो का नारा दिया करते थे, जय भीम के नारा दिया करते थे, MY के समीकरण बनाया करते थे, ये फिर वापस लौट करके उसी पर आए हैं और उसी परिवारवादी, उसी जातिवादी, उसी जहर में फिर से डुबोना चाहते हैं। लेकिन देश आगे बढ़ चुका है, प्रदेश आगे बढ़ चुका है, इस बात को फखरुल हसन चांद जी की पार्टी को समझना होगा। अभी कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हम इंडिया अलायंस में अपना हिस्सा मांगेंगे। सच ये है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में 7 कैंडिडेट अब तक समाजवादी पार्टी अपनी घोषित कर चुकी है। बहुत अनुनय विनय किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी इनको हाय हेलो करने को तैयार नहीं किया। कांग्रेस पार्टी एक सीट देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी अवस्था में समाजवादी पार्टी का सारा अहंकार चूर चूर हो जाता है और इसीलिए हताशा में, निराशा में आकर के उनकी भाषा खराब हो जाती है और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां करने लगते हैं। ये दरअसल ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा, अब एक एक करके बातचीत करते रहेंगे, लेकिन ये सवाल जरूर फखरुल हसन चांद जी खड़ा होगा कि आखिर जब गठबंधन में है, गठबंधन में है, गठबंधन में है, गठबंधन में, ठीक है, ये बात जरूर उठेगी सवाल कि जब गठबंधन में है तो आखिर एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट भी पोस्ट करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी भी लड़ाएंगे और फ्रेंडली फाइट करते हुए साथ लड़ेंगे, कैसे होगा ये? देखिए, अनुप्रिया पटेल, संजय राजभर, संजय निषाद, महाराष्ट्र में भाजपा एनडीए में शामिल लोग, बिहार में एनडीए में शामिल लोग और देश के दूसरे हिस्सों में एनडीए में शामिल लोग। अरे क्या अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, राजभर ये जात की पार्टियां नहीं है, ये परिवार की पार्टी नहीं है। बिहार में जो आपके नहीं, मैं एक दूसरे के खिलाफ जो चुनाव लड़ने की बात है उस पर कमेंट चाह रहा हूँ बस, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं समय समाप्त हो गया है, उस पर बोलकर खत्म करिए। जी जी, उस पे भी आ रहा हूँ, बस डायरेक्ट उस पर आ जाइए, समय खत्म हो गया। फखरुल जी अगली बार जोड़ेंगे तब बताइए। राकेश त्रिपाठी जी ने इतना बड़ा भाषण दिया तो अरे खत्म हो गया, अभी इस पे कहां तक झगड़ा करेंगे, जल्दी अपनी बात कहिए। जात के नाम पे केंद्र सरकार योजनाएं चला रही। देखिए, मैंने अपनी पहली भी अब बात में कहा, देखिए इंडिया गठबंधन समान विचारधारा वाले दलों का गठबंधन है। हम 26 हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विचार, देखिए घर में भी 4 लोग होते हैं तो बर्तन से आवाज आती है। कुछ अगर कहीं कोई मुद्दे हैं, कहीं सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में कहीं कोई संशय नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जब भी किसी से गठबंधन किया है तो बड़े दिल के साथ किया है। हम जो इंडिया गठबंधन में हैं, जो कांग्रेस है, दूसरे दल हैं, आरएलडी है या दूसरे अन्य दल हैं, उनके साथ बैठ के सीट बंटवारा कर लेंगे। अभी तक कांग्रेस से किसी का सवाल नहीं उठा। ठीक है, दरअसल फखरुल जी, मैं जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं उनकी बात कर रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे पास समय नहीं है, इसलिए इस विषय पर फिर कभी बात करेंगे। विनोद मिश्रा जी बहुत शुक्रिया, राकेश त्रिपाठी जी बहुत शुक्रिया और फखरुल जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे ऑपरेशन अजय की, जहां इजराइल से भारतीयों की वतन वापसी लगातार हो रही है और आज पहला जत्था भारतीयों का जो है वापस आया है। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और इजराइल से भारतीयों की वतन वापसी की बात करेंगे, ऑपरेशन अजय की बात करेंगे, किस तरह से ये लगातार जारी है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में अब तक दोनों तरफ से 2800 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लगातार ये जो आंकड़ा है ये बढ़ रहा है और हमास के हमले के बाद से इजराइल लगातार हमास और गाजा पर हमला कर रहा है। इस भीषण जंग में चीन सहित कई देशों के नागरिकों की मौत हुई है। इस बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी को लेकर ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल के तेल अवीव हवाई अड्डे से 212 भारतीय नागरिकों को लेकर पहली उड़ान नई दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एयरपोर्ट पर नागरिकों का स्वागत किया। सकुशल वतन वापस पहुंचे नागरिकों ने सरकार को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 18,000 भारतीय इजराइल में रह रहे हैं, जबकि
13 भारतीय फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और 3 से 4 भारतीय गाजा में हैं। ऑपरेशन अजय के तहत फिलहाल इजरायली क्षेत्र से ही भारतीयों की निकासी में मदद की जा रही है। तो इजरायली क्षेत्र से भारतीयों को वापस निकाला जा रहा है। उनको जो एप्लीकेशन जो लोग दे रहे हैं, जो इच्छुक हैं, उनको वापस निकाला जा रहा है। ये अभियान उन भारतीयों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया गया है जो स्वदेश वापस आना चाहते हैं। जो इच्छुक हैं उनको वापस लाया जा रहा है। इससे पहले भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के जरिए रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे 23,000 भारतीयों को स्वदेश वापस लेकर आई थी। तो ये पहला मौका नहीं है। इस तरह के ऑपरेशंस लगातार जारी रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में। यमन की जंग में भी भारत सरकार हजारों भारतीयों को वतन वापस लाई थी। कोविड काल में भी भारत ने इसी तरह का ऑपरेशन चलाया था और दुनिया भर के तमाम देशों से भारतीयों को वापस लेकर आए थे। यह बदला हुआ भारत है जो देश हित में निर्णय लेने की क्षमता रखता है। इसी वजह से हमास के आतंकी हमले का समर्थन करने के बजाय भारत मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ खड़ा है। भारत के आतंक विरोधी स्टैंड को दुनिया के कई देशों ने सराहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि आतंकवाद को अलग अलग खांचे में नहीं रखा जा सकता, यह मानवता का दुश्मन है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में बार बार कहते रहे हैं कि ये मानवता का दुश्मन है और इसको गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म के तौर पर नहीं देखा जा सकता और ना ही इसको अलग अलग खांचे में रखा जा सकता है। और ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीय नागरिकों को भारत वापस लेकर आया जा रहा है। दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे लोग अपने वतन वापस लौटकर बेहद प्रसन्न नजर आए। इजराइल से आए भारतीय नागरिकों ने भारत सरकार के इस पहल की सराहना की है। I am there since 2019 and this is the first time that we are facing this much hard situation over there, and we are very thankful to the Indian government, especially the Prime Minister Narendra Modi ji, for bringing us back, and we are hoping for the peace as soon as possible so that we can go back to the work as earliest as possible. Ministry of External Affairs ने जो स्टेप लिया हम लोग को वहाँ से निकालने के लिए ऑल ऑफ अ सडन, वो बहुत सही टाइम पे लिया, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर एक दिन और या 2 दिन और रुकते तो मे बी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी वहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक इंडियन एम्बेसीज ओवर देयर इन टेल अवीव। दे सपोर्ट एवरी टाइम फॉर देयर सिटीजन्स इन इजराइल। At this situation they support us very well, and once we got to know that they are going to evacuate us, they started a portal. We registered at night 12 o'clock. In the morning they confirmed that yes, today you have flight, you can fly to India, and this process was very excellent. We just register in the evening. In the midnight we got a confirmatory mail, okay, and they also attach one Google form and we have to fill it to confirm the flight, the slot in the flight. And again in the morning we got 3 calls, you know, we got regularly 3 calls that did you got the mail, did you confirm your present, each and everything. So it is very good. बहुत अच्छा फील हो रहा है, सबने हेल्प करी है, हमारी गवर्नमेंट ने सबसे एकदम इनिशिएटिव लिया है, तो गवर्नमेंट का तो इसमें बहुत ही बड़ा रोल है। एकदम से 1 हफ्ता भी नहीं लगा है, 1 हफ्ता भी नहीं लगा है, विद इन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर बच्चे वापस आ गए हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी संवाददाता मेघना देव जुड़ी हुई हैं। मेघना, आप लगातार इस कवरेज से भी जुड़ी रही हैं। 212 भारतीय पहली खेप अगर कही जाए तो वो पहुंच चुकी है। आगे इस तरह का जो ये ऑपरेशन है हमारा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे चलेगा, क्या कुछ जानकारी देंगे आप? देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 18,000 भारतीय हैं जो इजराइल में रह रहे हैं, और ऐसे में कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि वो वापस आना चाहते हैं भारत, और चूँकि परिस्थिति वहाँ पर काफ़ी गंभीर होती जा रही है धीरे धीरे, तो काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है कि वहाँ से लोग बाहर आ सकें। और उसके साथ ही कई लोगों ने हमें ये भी कहा कि वो बाहर आना चाह रहे थे लेकिन वो वेट कर रहे थे, एप्रीहेंसिव थे कि क्या उन्हें कोई दूसरी फ्लाइट लेकर जाना चाहिए, क्या वो सेफ रहेगा, तो वो वेट कर रहे थे कि भारत सरकार कोई अनाउंसमेंट करे और वो वहां से जल्द बाहर निकल सके। तो अगर हम देखें तकरीबन 18,000 भारतीयों में से करीब 1,000 से लेकर 1,200 छात्र वहां रह रहे हैं, डॉक्टरेट पोस्ट डॉक्टरेट लेवल्स पर पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। और आज भी करीब जो 212 लोग आए हैं उनमें से कई सारे जो लोग हैं वो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वहाँ पर केयर गिवर्स हैं, या उसके साथ ही कई साइंटिस्ट्स भी हैं वहाँ पर जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में हैं, प्रोफेसर्स हैं। कई ऐसे लोगों से हमने बातचीत की है। उन्होंने ये भी बताया है कि रजिस्ट्रेशन जो हुआ था, एम्बेसी ने रजिस्ट्रेशन कराया था,
और कई जो अगली बैच वहाँ से निकलेगी लोगों की, जो विमान आएगा ऑपरेशन अजय के तहत, उनको भी मेल जा चुका है कॉन्फर्मेशन के लिए कि आप अगले बैच में हैं और आप आ जाइएगा एयरपोर्ट और यहाँ से आपको जो स्पेशल विमान है ऑपरेशन अजय के तहत वो आपको भारत ले जाएगा। तो इस तरीके से एम्बेसी लगातार काम कर रही है 24 घंटे, और ना केवल रजिस्ट्रेशंस हैंडल कर रही है बल्कि उसके साथ ही कहाँ ज़्यादा खतरा है और कहाँ के लोगों को पहले प्रायोरिटी देना है, भारत आने के लिए उनको असिस्ट करना है, उसको भी एक तरीके से उस पर भी निगरानी, उसको भी मॉनिटर कर रही है जो एम्बेसी वहाँ पर है और जो रजिस्ट्रेशंस हुए हैं उसके मुताबिक। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो हेल्पलाइंस और जो एक कंट्रोल रूम है वो विदेश मंत्रालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ पर असिस्टेंस के लिए 24 घंटे जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, वो बात कर रहे हैं, वो ईमेल्स का जवाब दे रहे हैं, वो कॉल्स का जवाब दे रहे हैं। तो इस तरीके की जो असिस्टेंस है वो लगातार मिल रही है और कई लोगों की यह भी प्रतिक्रिया रही कि ये बड़ा टाइमली डिसीजन था जो भारत सरकार ने लिया है इस इवैक्यूएशन के लिए। जी जी, निश्चित तौर पर भारत की ये एक नीति बन चुकी है, रणनीति बन चुकी है और पिछले कुछ समय से ये पिछले 8-10 वर्षों से देखने में आ रहा है कि इस तरह से कई बार कई ऑपरेशंस भारत सरकार लगातार चला चुकी है और मुश्किल में फंसे जो हमारे देशवासी हैं, विदेशों में रहते हैं, उनको कभी उनका साथ जो है वो भारतीय सरकार छोड़ती नहीं है। और ये एक और मौका सामने आया है इजराइल में, हम इसको देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया मेघना इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में छात्रों के अमर्यादित व्यवहार के खिलाफ वीसी ने धरना देना शुरू कर दिया। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां छात्रों के अमर्यादित व्यवहार के खिलाफ वाइस चांसलर स्वयं धरने पर बैठे हुए हैं। देश में शायद ऐसी पहली घटना होगी जब विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के अमर्यादित व्यवहार के कारण धरना देने पर मजबूर है। पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव और अधिकारियों ने कैंपस में छात्रों के बढ़ते हुड़दंग व हड़ताल के विरोध में धरना देने के लिए विवश हुए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि उन्होंने अनुशासनहीनता व अमर्यादित व्यवहार को लेकर चर्चा की, लेकिन छात्रों के एक वर्ग ने कभी भी उनकी बात नहीं सुनी। कई प्राध्यापकों का कहना है कि वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए व्यवस्था बदलने के लिए सत्याग्रह भी करेंगे। तो जो प्राध्यापक हैं, जो प्रशासन है, वो सत्याग्रह करने की बात कर रहे हैं। राज्य सरकार ने हालांकि कुछ छात्रों के लगातार फसाद की निंदा की है, लेकिन कार्रवाई करने में प्रशासन असफल रहा है। निंदा जरूर की है लेकिन कार्रवाई नहीं की है। पिछले दिनों रैगिंग के कारण कैंपस के एक छात्र की मौत हो गई थी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बाहरी लोगों के प्रवेश वर्जित किया है, लेकिन नक्सलपंथी विचारधारा के लोगों ने कभी इसकी परवाह नहीं की। विश्वविद्यालय के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कार्यवाहक कुलपति ने जब रैगिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज की तो कुछ छात्रों ने उनका विरोध किया।
छात्रों के एक वर्ग का कहना था कि रैगिंग रोकने के लिए फैसले लेते समय हितधारकों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। तो हितधारक इसमें कौन है यह भी समझने की जरूरत है। छात्रों के एक वर्ग का कहना था कि हितधारकों का ध्यान रखें। पूरे देश में रैगिंग के खिलाफ सख्त कानून लागू है, लेकिन कुछ अर्बन नक्सली इसे मौलिक अधिकारों का हनन मानते हैं। उनका कहना है कि जो रैगिंग है अगर उससे रोका जाता है तो मौलिक अधिकारों का हनन है। देश के प्रमुख शिक्षा के मंदिर को सियासत और विचारधारा के कारण हुड़दंग का अड्डा बना दिया गया है। और इस विषय पर सुनते हैं कि वाइस चांसलर का क्या कुछ कहना है। फिलहाल वाइस चांसलर धरने पर बैठे हैं, उनके साथ में प्रशासन धरने पर बैठा हुआ है और प्राध्यापक भी धरने पर बैठे हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी इस वक्त कोलकाता से जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, अक्सर देखने में आता है कि जिसकी सुनी नहीं जाती वो धरने पर बैठता है, लेकिन यहाँ प्रशासन वाइस चांसलर ही धरने पर बैठे हैं, उल्टी गंगा बह रही है। किस तरह से समझना चाहिए इसको? नहीं निखिल, आपने बताया यहाँ पे लोग जब जादवपुर यूनिवर्सिटी में ये बच्चे भर्ती होते हैं तो कॉलर ऊंचा करके ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमास कोई स्वतंत्र सेनानी है क्या। स्थिति ऐसा ही है। आप अर्बन नक्सल की बात कह रहे हैं, आप दिल्ली में रहते हो, आप दिल्ली का जेएनयू का हालत आप जानते हो। अब पूरे देश में ये चल रहा है, ये तर्क चल रहा है कि हमास है कौन। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है जादवपुर यूनिवर्सिटी। वहां पे बेचारा एक वाइस चांसलर करेंगे क्या। जिस तरह से इस जादवपुर यूनिवर्सिटी अर्बन नक्सलों का एक गढ़ बन चुका है पिछले कई सालों में, कई दशकों से, मतलब पहले वामपंथियों ने इसको पूरी तरह से पीछे से मदद करता आया, बाद में तृणमूल कांग्रेस भी इसका मदद लिया है। अब ऐसा मदद लिए हैं कि उसके बाद इसके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ कदम उठाना काफी मुश्किल है। लेकिन अभी आचार्य, चांसलर, गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस कुछ कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने सीधी तरह से वाइस चांसलर अपॉइंट कर रहे हैं और उसके बाद वो वाइस चांसलर इस तरह की जो इनडिसिप्लिन यूनिवर्सिटी कैंपस है उसको डिसिप्लिन करने की कोशिश में है। लेकिन ये जो लोग है, ये लोग अपने पढ़ाई, अपना डिसिप्लिन, ये सब कुछ छोड़ के बस्तर के बारे में सोचना ज्यादा पसंद करते हैं, कश्मीर के बारे में सोचना ज्यादा पसंद करते हैं, निकारागुआ या गाजा स्ट्रिप के बारे में सोचना ज्यादा पसंद करते हैं। तो उपाय नहीं है अब ये सारे प्राध्यापक और वाइस चांसलर के सामने। छात्र की मौत हो गई, एक रैगिंग में एक छात्र की मौत हो गई, उसके बारे में भी कोई सोच रहा है या कम से कम जो राज्य प्रशासन है वो सोच रहा है कि नहीं? नहीं, उसका क्या लेना देना है जिस माँ बाप की, नहीं निखिल, उसका क्या लेना देना है। वो 15 दिन का एक मीडिया क्या कहते हैं, मीडिया फैनफेयर हुआ करता था, वो हो गया 15 दिन का खेल। जिसका बेटा गया उसका माँ बाप सोचे, बाकी तो यहाँ पे सोचने के लिए निकारागुआ है ना। ये सारे लोग निकारागुआ सोचने लगे हैं और क्यूबा सोचने लगे हैं और इक्वेडर सोचने लगे हैं। तो ये सारे लोग इसी बात में खुश है, क्या अपना एक छोटा भाई मर गया है, किसी माँ बाप ने अपने बेटे को खोया है, इसके बारे में सोचना ना प्रदेश सरकार की कोई काम है, ना यहाँ की जो स्टूडेंट है। और इन स्टूडेंट लोगों को पीछे से मदद देने वाले कुछ प्राध्यापक है, इन लोगों को इसके बारे में सोचना नहीं है निखिल। ये बात समझना चाहिए हम सबको। जी 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 जी, निश्चित तौर पर यह एक गंभीर विषय है और सबको, कम से कम इस विषय पर सभी को सोचने की जरूरत है और सरकार को, राज्य सरकार को गंभीर चिंतन करना चाहिए। और इस तरह की स्थिति जो उठी है ये आगे बहुत भयावह हो सकती है, ये भी समझने की ज़रूरत है। अभी तो सियासत में ज़रूर हानलाभी हो रहा होगा, लेकिन आगे इसका जो परिणाम है वो बहुत भयावह हो सकता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रसेनजीत बख्शी। और इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।